नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करना चाहते हैं पीएमबीजीपी के लोन प्रोजेक्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि उद्यमिता मित्र बिहार काफ़ी दिनों से लोन और बैंकिंग के कार्य में इंगेज है और बिहार में औद्योगिकरण के लिए हम लोग काम करते हैं। तो लोन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आज हम आपको बताना चाहते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक आप इसको देखते और सुनते रहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम सीधा बोल देते हैं किसी को कि हमको लोन की ज़रूरत है, लेकिन आप इस चीज़ को जानते नहीं है कि फाइनेंशियल सेक्टर में लोन को लेने के लिए, मांगने के लिए एक प्रावधान है कि आप किस तरह से लोन लेना चाहते हैं, प्रोजेक्ट क्या है, आप किस तरह से आप पैसा लेके सधाएंगे, उसका एक चिट्ठा होता है जिसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में आपको आज हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट एक बहुत विशद विषय होता है, बड़ा भास्ट होता है। उसमें कई प्रोजेक्ट में बहुत सारे पहलू होते हैं जो उस व्यक्ति से लेके प्रोजेक्ट और उस व्यक्ति, उसका बिजनेस, लॉस, प्रॉफिट और आने वाले रीपेमेंट, बहुत सारी चीज़ों का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। चूंकि प्रोजेक्ट ही एक ऐसा चीज है जो इंडस्ट्री को प्रोजेक्ट करता है और उस व्यक्ति को स्टैंड करता है, इसलिए इस प्रोजेक्ट में जो चीज़ें वो होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस हमें बहुत ज़रूरी है। जब कहीं भी लोन के लिए जब हम जाते हैं तो बैंक सीधा बोलता है क्या कोई प्रोजेक्ट है आपके पास, पहले से कुछ प्लान किए हैं क्या। चूंकि बिहार में ऐसा कुछ एक्टिविटी पहले से फाइनेंशियल इंक्लूजन के तौर पर नहीं है, इसलिए लोग सीधा ही बैंक को बोलते हैं कि मुझे एक इंडस्ट्री डालना है और हमें लोन चाहिए। लेकिन उससे पूर्व में हम चाहते हैं कि बाजार का सर्वेक्षण हो और प्रोजेक्ट के बारे में कुछ हद तक जानकारी होनी चाहिए और बाद में स्टडी कर ले, ताकि बैंक जब आपसे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करे तब आप प्रोजेक्ट को समझा पाएं। जब तक आप प्रोजेक्ट को नहीं समझाएंगे, ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि बैंक लोन नहीं देगी आपको, क्योंकि कोई भी बैंक नहीं चाहेगा कि उसका पैसा ब्लॉक कर जाए, उसका पैसा डेब्ट जो है सो खराब स्थिति में चला जाए। कोई भी बैंक नहीं चाहेगा। इसके लिए आपको चाहिए कि प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी तरह से जान लें और प्रोजेक्ट जब अच्छा हो जाएगा तभी बैंक को बैठ के हम समझा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट में इतना प्रॉफिट हो सकता है और अगर आप इस पर फिनांस करते हैं तो बैंक को हम आसानी से सधा सकते हैं और हमारा लाइफ भी चलेगा और लोगों को रोजगार भी यहाँ से जाएगा। इसलिए दोस्तों आज हम बताना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट होना कैसे चाहिए। फटाफट अंदाज में आपको हम बता देना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट का एक आउटले होना चाहिए जो प्रोजेक्ट के पेज में एक डिजाइन के रूप में हर स्टेप का चर्चा रहता है, उस चीज के बारे में हम बात करते हैं। एक फेस पेज में जिसमें नॉर्मली यह चर्चा किया रहता है कि प्रोजेक्ट किस चीज का है, किसको लेना है, अमाउंट कितना है और किस योजना के लिए ये प्रोजेक्ट बनी है, इस चीज पर डिस्कस होती है जिसको फेस पेज बोलते हैं। और फेस पेज ही उस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बारी बारी से डिस्कस करता है। सीधा सीधा बात समझ लीजिए कि लिफाफे में लिखी हुई चीज अगर अच्छी है तो प्रोजेक्ट में भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर हम प्रोजेक्ट के फेस पेज को प्रोजेक्ट के बाद के पन्ने जैसे जैसे हम डिस्कस करते हैं वैसे वैसे प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी और हमारा नॉलेज बढ़ते जाता है। हमें चाहिए कि प्रोजेक्ट को एक एक पन्ने को कम से कम पढ़े। फेस पेज में थोड़ा सा डिटेल रहता है, उसके बाद एक समरी होता है, समरी पेज एट ए ग्लांस करके प्रोजेक्ट का आता है जिसमें शुरू से लेके लास्ट तक के सारे लॉस, प्रॉफिट, उसका जो सो रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, सब्सिडी के बारे में डिटेल, कंट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल और उस प्रोजेक्ट में क्या बीईपी है कि क्या डीएसएसआर है, इसके बाद उसमें क्या रेशियोज है, उन सारी चीजों का चर्चा समरी, प्रोजेक्ट के समरी में रहता है जो जनरली दूसरे और तीसरे नंबर के पेज में रहता है। उसके बाद एंटरप्रेन्योर का डिटेल रहता है कि वो पढ़ा लिखा कितना है, वो क्या करता है, इस क्षेत्र में उसका क्या अनुभव है, अगर वो जिस अनुभव के बारे में काम करना चाहता है उसका बारे में थोड़ा सा भी अनुभव है कि नहीं, अगर वो कोई इंडस्ट्री डालना चाहता तो उसके सेलिंग के बारे में, डिस्पैच के बारे में, मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है कि नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा हम उसमें डिस्कस करते हैं। जो डाटा प्रोमोटर देते हैं हम उसको उसमें डाल के बना सकते हैं प्रोजेक्ट। आप खुद भी बना सकते हैं पर एक अच्छे सीए से ही प्रोजेक्ट बनाना चाहिए ताकि उससे बैलेंस शीट अच्छा से मिलता है और प्रोजेक्ट का जो रेशियो है जब तक मिलेगा नहीं तब तक आपको फिनांस में प्रॉब्लम रहेगा। इसलिए दोस्त ध्यान रखिए कि प्रोजेक्ट जब भी हो तो एक ऑथेंटिक प्रोजेक्ट होना चाहिए, उसका बैलेंस शीट सही होना चाहिए।
फिर हम आते हैं जब एट ए ग्लांस समरी के बाद जब हम तीसरा चौथा पेज में अब हम एंट्री करना चाहते हैं तो बता देते हैं कि इंट्रोडक्शन होता है। जब हम प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन बताएंगे, जो प्रोजेक्ट का बैलेंस शीट अंदर में हम कर रहे हैं, जिसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी कर रहे हैं, जिसको हम स्थापित करना चाहते हैं, उसका पूरा इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट है क्या, मार्केट में किस तरह का डिमांड है, लोग इस चीज के प्रति अभी तक डिमांड और सप्लाई में कितना अंतर है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जब हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो उद्योग जगत में क्या ट्रेंड है बिजनेस का, उसके बारे में एक डिटेल रहता है कि कहाँ पर प्रोजेक्ट है, वहाँ का लोकेशन कैसा है। अगर हम प्रोजेक्ट के बारे में डालते हैं तो उसका डिमांड कैसा है, उस प्रोजेक्ट का डिफिनीशन किस तरह से हम दे सकते हैं। अपने साथ प्रोजेक्ट को भी प्रोजेक्ट करना पड़ता है और उस प्रोजेक्ट के बारे में हम अच्छी तरह से कैसे सामने वाले को बता सकते हैं, उतना हम प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उस प्रोजेक्ट का डिमांड क्या है मार्केट में। चूंकि कोई बैंकर्स पैसा तभी लगाएगा जब ये देखेगा कि इस प्रोजेक्ट का वायबिलिटी है, प्रोजेक्ट से इनकम हो सकता है, तभी जाके बैंक आपको पैसा देगा, अन्यथा पैसा बैंक देगा नहीं, और नहीं देगा तो आप फिर इंडस्ट्री नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आपको पूरी तरह से पहले तैयार हो जाइए और तैयार होने के बाद ही आप उस प्रोजेक्ट पे हाथ डालिए। क्योंकि प्रोजेक्ट पे हाथ डाल तो लेंगे, लेकिन जब तक आपकी पूरी तैयारी नहीं होगी प्रोजेक्ट सफल नहीं होगा, क्योंकि आप समझा नहीं पाएंगे, बैंकिंग के लिए आपको समस्या खड़ा कर देगा। इसलिए आप अच्छी तरह से प्रोडक्ट को समझ लीजिए। जब इंट्रोडक्शन हो जाए तो उसके डिमांड और सप्लाई का एक रेशियो मार्केट से निकाल लीजिए। आप ऑनलाइन से बहुत सारा डाटा ले सकते हैं कि कितना खपत है आसपास में, और आप कुछ मार्केट में सर्वे करके भी प्रोडक्ट के बारे में, सप्लाई के बारे में, उसके बारे में क्या एक ट्रेंड चल रहा है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा और डाटा निकाल के लाना पड़ेगा कि कितना सप्लाई है, कहाँ कहाँ सप्लाई है, किस किस जगह उस प्रोडक्ट का डिमांड है, और हम किस चैनल से उसको डिमांड और सप्लाई में डिमांड को सप्लाई में बदल सकते हैं, यानी सप्लाई गैप को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम उसमें लिखेंगे कि इतने एरिया का जो लोग हैं, कम से कम उन लोगों के बीच में इस बाहर से जो प्रोडक्ट आती है, इस प्रोजेक्ट के लगने से इस प्रोडक्ट का जो डिमांड में जो सप्लाई का जो गैप है दूसरे जगहों से आता है, वो यहाँ से हम फुलफिल कर सकते हैं। इसके बारे में भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और उनको समझाना भी पड़ेगा, क्योंकि बैंकर्स आसानी से आपको पैसा नहीं देगा, और जब तक आसानी से पैसा नहीं देगा आपका इंडस्ट्री नहीं लगेगा दोस्त। इसके लिए आपको प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको आती है बात कि हम जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डालना चाहते हैं, जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। अगर सर्विस का कोई प्रोडक्ट है तो सप्लाई करने का क्या मेरा सिस्टम है, क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरह से हम सप्लाई करेंगे, किस कैपेसिटी से सप्लाई करेंगे, कौन कौन चीज़ हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है तो हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन सा मशीनरी का उपयोग करेंगे, कौन कौन सा रॉ मटेरियल उसमें यूज होगा, कंजम्पशन में कौन कौन चीज़ें वो प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग में आएगी, उन चीज़ों के बारे में भी हमको थोड़ा सा डिस्कस ही करना पड़ेगा। क्योंकि प्रोजेक्ट में जो चीज़ें लिख के देंगे बैंक उसके बारे में हमसे बात करती है, और हमें बताना पड़ेगा कि कम से कम प्रोजेक्ट में इस तरह से प्रोजेक्ट को हमको चलाना है। तो आपको एक मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को भी समझना होगा कि कैसे रॉ मटेरियल आएगा, उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, फिर कैसे पैकिंग करेंगे, वो मार्केट के लिए कैसे तैयार करेंगे, ठीक है, और कितना कॉस्ट हमारा लगता है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम जोड़ते हैं। और यह पता लगा लेते हैं कि अगर हम 10 लाख के प्रोजेक्ट का काम करना चाहते हैं तो उसमें हमारा कम से कम 50 लाख का टर्नओवर होना चाहिए, और 50 लाख के टर्नओवर के लिए कितना प्रोडक्ट हम बनाएंगे, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, कितना मैन पावर का जरूरत होगा, कितना और कंज्यूमेबल पैकिंग मटेरियल, और बहुत सारी चीज़ें। अगर कोई ब्लेंड करके कोई चीज़ें बनती है तो उसमें और भी प्रोडक्ट का उसमें मिक्सचर किया जाता है, या मिलावट के साथ कोई प्रोडक्ट बनता है, तो हमें उन रॉ मटेरियल के बारे में भी बताना पड़ेगा कि कितना रॉ मटेरियल से कितना प्रोडक्ट बनेगा और उसका कॉस्टिंग क्या होगा। और वो कॉस्टिंग हमारे सेल्स कॉस्टिंग से कम होना चाहिए। अगर सेल्स कॉस्टिंग से जब हमारा प्रोडक्ट का कॉस्टिंग ज़्यादा होगा तो हमारा जो सो प्रॉफिट घट जाता है। इसलिए हर हाल में हमें जो प्रोडक्शन करना है उसके बीच में 20 से 50% का मार्जिन का ही प्रोडक्ट चुनना चाहिए,
कम मार्जिन वाले प्रोडक्ट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बाहर वाले जो इंडस्ट्री सेट किए हुए हैं वो यहाँ पे कंपटीशन के कारण आपको प्रोडक्ट बेचने में समस्या खड़ा कर देंगे। आप वो डंपिंग कर लेंगे, मार्केटिंग के जाल में फंस जाएंगे और प्रोडक्ट बना भी लेंगे तो आपका खरीदार नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि ऑपरेटिंग कॉस्ट हमेशा जितना कम हो जाए, प्रोडक्ट बनने में जो खर्च है वो अधिक से अधिक कम होना चाहिए। अगर कम नहीं होगा तो आप प्रॉफिट में नहीं जाएंगे और प्रॉफिट में नहीं जाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में आपको उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा और सेल्स रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, यानी कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन हो। इसके बारे में हमको बात करना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, इसके बारे में मंथन करना पड़ेगा, तब हम जाके कहीं हम प्रोडक्ट को मार्केट में ला सकते हैं। और इसके बाद आपको जरूरत होगी कि अगर आप उस प्रोजेक्ट में जो चीजें डिटेल में आती है उसमें आता है कि हम कौन कौन सा एनर्जी यूज करेंगे। अगर हम प्रोडक्शन शुरू करना चाहते हैं, ऑपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो उसमें बिजली का जरूरत होगा, उसमें पानी का जरूरत होगा, उसमें हमको जनरेटर का जरूरत होगा, उसमें और भी कौन कौन से ईंधन का उपयोग होना है। तो उन सारे ईंधन के बारे में, उसके कॉस्टिंग के बारे में, कहाँ से आएगा, उसका क्या रेट पड़ेगा, उन सारे ईंधन के बारे में चर्चा करेंगे। कितना हमको ऑपरेटिंग कॉस्ट में ईंधन का खर्चा हो रहा, कितना मैन पावर का खर्चा हो रहा। मैन पावर भी दो तरह से आपको मिलेगा। एक तो आपका जो सैलरी वेजेज में, वेज के रूप में जो लेबर लोग आते हैं उनका वेज होता है, वो बदलते रहते हैं। कुछ आज 10 काम करेंगे, 15 काम करेंगे, लेकिन इनिशियली एक कॉन्सेप्ट में मान लेते हैं कि लेबर वेजेज में भी जो लोग होते हैं, एक लोग होते हैं जो परमानेंट स्टाफ होते हैं। लेबर वेजेज में एक तय रहता है, उनको उनके मानदेय के हिसाब से, काम के हिसाब से दिया जाता है। और कुछ लोग हमारे ऑफिस में काम करते हैं, जैसे हमारे गार्ड हो गए, हमारा प्यून हो गया, हमारा सेल्समैन हो गया, हमारा MIS का स्टाफ हो गया। इस तरह का ये लोग को सैलरी दिया जाता है। यानी दो तरह से हम मैन पावर को अपने यूनिट में, फैक्ट्री में यूज करते हैं। और हमारा जो प्रोडक्शन में होगा उसमें होगा प्रोडक्शन मैनेजर हो सकता है, स्किल्ड लेबर हो सकता है, सेमी स्किल्ड लेबर हो सकता है और अनस्किल्ड हो सकता है। इस सारे चीज़ों को हम उसमें लगा के, और कोशिश रहता है कि कम से कम लागत से अच्छा और ज़्यादा प्रोडक्शन हो, क्वालिटी प्रोडक्शन हो, ताकि हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट को रख पाएं। जब तक हम अपने मार्केट में प्रोडक्ट को नहीं रखेंगे, यूनिट नहीं चलेगा। बिहार के लोगों में एक चीज का हमेशा अभाव रहा कि मार्केटिंग के प्रोडक्ट तो बना लेंगे, लेकिन मार्केटिंग का जो मैटर आएगा तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। कारण ये है भाई कि वो लोग सेल्समैनशिप को हीनता की भावना से देखते हैं। लेकिन हम तो जानते हैं कि कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो मार्केटिंग नहीं है। आप सरकार को ही ले लीजिए, सरकार मार्केटिंग करके टैक्स जनरेट करती है, उस टैक्स से बिजनेस करती है, यानी कि वो टैक्स का पैसा लगा के और डेवलपमेंट का काम करती है। इसलिए पैसा जनरेट करने के लिए आपको सेल्स में उतरना पड़ेगा। और बिहार के लोगों को हीनता की भावना रहती है, और जो सेल्समैन में काम करते हैं वो सदा सुखी रहते हैं, उन्हें रोज पैसा आता है और उन्होंने एक बिजनेस का एक ट्रेंड सीख लिया होता है। इसलिए आपसे दोस्त कहना चाहेंगे कि मार्केटिंग को एक बूस्टर टिप्स की तरह समझिए, उसके बगैर आपका लाइफ में अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। जब तक आप मार्केटिंग अपना नहीं कर सकते तो आप दूसरे को बिजनेस के बारे में कैसे कह सकते हैं। इसलिए आप मार्केटिंग के बारे में जो एक परिग्रह हमारे समाज में बना हुआ रहता है कि ये सेल्समैन कर रहा है, ये बहुत बढ़िया चीज है, पूरा फैक्ट्री का रीड होता है सेल्समैन। इसलिए उसके बारे में सोच समझ के हम काम करेंगे और अच्छे से करेंगे। जब हमारा मैन पावर का काम हो जाएगा दोस्त, तब हमारा मशीन के इंस्टॉलेशन की बात आती है, यानी कौन कौन से मशीन हमको लेनी है। ये सारे प्रोजेक्ट में जो डिटेल है उन चीज़ों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोजेक्ट में आपको मशीन के डिटेल के बारे में रहती है कि उसका कैपेसिटी कितना होना चाहिए, कितना वो प्रोडक्शन करेगा, और हमारा बिजली कंजम्पशन कितना होगा, और उन मशीन में को कहाँ से लेना है, कितना लेना है, कि कितना संख्या में हमें जरूरत है, और हमें जितना प्रोडक्शन हमने ऊपर में एक एजम्पशन बनाया है
उसी के हिसाब से मशीन को हम चुनेंगे, उनकी जो कैपेसिटी है उसको लेके हम मार्केट में उतरेंगे। नहीं तो मेरा प्रोडक्शन जो मार्केट के हिसाब से हम नहीं टिक पाएंगे, और जब मार्केट में कंपटीशन में नहीं टिकेंगे तब हम मार्केट से आउट हो जाएंगे दोस्त, वहीं पे आपका फैक्ट्री गड़बड़ हो जाएगा। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम उद्यमिता मित्र में बार बार होती रहती है कि जहां पे आपको प्रॉब्लम हो उद्यमिता मित्र के प्रोग्राम में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि विभिन्न टाइम में उद्यमिता मित्र के सारे एंटरप्रेन्योरशिप से लेके और इंडस्ट्री सेट करने के सारे गुण को फ्री में सिखाया जाता है। और हमारा ईडीपी ट्रेनिंग का कोर्स चलता है, वो अलग चीज है, इसमें हम नहीं जोड़ना चाहते हैं। इस चैनल पर जो चीजें भी हम लोग बताते हैं बिल्कुल फ्री। आज दोस्त प्रोजेक्ट के बारे में अगला स्टेप पर हम बात करना चाहते हैं। जब मशीन के बारे में हम पूरा डिटेल डाल देते हैं, तब प्रोजेक्ट का एक शुरुआत शुरू हो जाता है कि यहाँ से हम प्रोजेक्ट में कितना कॉस्टिंग रखना चाहते हैं। तो वो ऊपर में जो हम फेज में डिस्कस किए उन सारे चीज़ों को यहाँ बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट में जिसमें कैश फ्लो, बैलेंस शीट, बीपी, डीएसएसआर और प्रोजेक्शन, इसके बाद रीपेमेंट, इन चीज़ों पर हम अभी बात करना चाहते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का उसमें रहना जरूरी है। एक अच्छे प्रोजेक्ट में अच्छा सा डिटेल डाला रहता है, उस चीज़ को आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि प्रोजेक्ट कैसे प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगा। उन चीज़ों के हिसाब से ही प्रोजेक्ट बनता है। अच्छे सीए, अच्छे जानकार से प्रोजेक्ट बनवाएं, और वो हम लोग के यहाँ भी उपलब्ध लोग करवा देते हैं, हमारे यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे आपको हम बताना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट में जनरली दो तरह का चीज़ रहता है, टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल, या फिर वो दोनों होता है। कोई इंडस्ट्री ऐसा है जिसको सिर्फ टर्म लोन का जरूरत रहता है, या कोई ऐसा सर्विस है जिसमें सिर्फ टर्म लोन का जरूरत रहता है, तो उसमें सिर्फ रीपेमेंट का शेड्यूल रहता है, और आप उसको महीने महीने किस्त के रूप में पैसा वापस करते हैं। उसका उसी हिसाब से 5 साल 7 साल का किस्त बनता है, और उस किस्त को आप टाइम पर वापस करेंगे। इसके बाद एक होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जब आपका मशीन सेट हो जाता है तो उन मशीनों को ऑपरेशन देने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, मैन पावर के लिए, फ्यूल के लिए और बाकी कंज्यूमर गुड्स को उसमें डालने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। और उस वर्किंग कैपिटल को हम 3 महीने के साइकिल में जनरली लेके चलते हैं, और 3 महीने में वो वर्किंग कैपिटल रोटेट हो जाता है। मान लेते हैं कि हम 3 महीना में 5 लाख रुपए को रोटेट करते हैं, तो 5 चौक 20 लाख का टर्नओवर वो हमारा 5 लाख रुपया का वर्किंग कैपिटल करेगा। यानी कम से कम हम 3 से 4 बार उसको रोटेट कर सकते हैं उस पैसे को। इसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, और वर्किंग कैपिटल के कारण ही हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और वो जो बिक के सेल्स रेवेन्यू आता है उससे हम फिर वर्किंग कैपिटल खरीदने का काम करते हैं। इसलिए वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन मशीन के लिए दोनों चीज़ें जरूरी है। और आपको बता देना चाहते हैं कि जनरल लोन में दोनों में से कोई एक हो सकता है, पर पीएमईजीपी का एक लोन है जिसमें वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन दोनों मैंडेटरी है, चूंकि पीएमईजीपी कंपोजिट लोन होता है। और आपको जनरल लोन जो होता है उसमें कोई एक हो सकता है या फिर कंपोजिट भी हो सकता है, पर उसमें जो है सब्सिडी और मार्जिन मनी का जो हिसाब है पीएमईजीपी में वो थोड़ा डिफरेंट है। पीएमईजीपी में सब्सिडी होगा और मार्जिन मनी उसमें 5% लगता है, पर जनरल स्कीम का जो भी लोन होता है जिसमें सब्सिडी नहीं होती है उसमें आपका प्रमोटर का मार्जिन मनी 25% डालना पड़ता है, और लोन 75% होता है, उसमें सब्सिडी नहीं रहती है दोस्त। इसके बाद आप प्रोजेक्ट में आगे देखेंगे कि उसमें कंट्रीब्यूशन जो 5% 10% का जो मार्जिन होता है वो पीएमईजीपी में अलग होता है, और जनरल में अभी जस्ट हम डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके बाद आप उस प्रोजेक्ट में रीपेमेंट का हिसाब किताब रहता है। जो टर्म लोन हमने उसमें डिस्कस किया उसका रीपेमेंट कितना होता है, क्या होता है। तो अगर हम 5 साल में लगाते हैं तो वो टोटल बैंक के मार्जिन मनी काट के जो लोन अमाउंट होता है उसको 5 साल में महीनों में बांट देते हैं, और उसके किस्त जो होते हैं उसमें ब्याज जोड़ने के बाद ही वो रीपेमेंट बनता है। और इसके साथ ये तो टर्म लोन की बात हो गई। और वर्किंग कैपिटल में दोस्त ये होता है
कि जितना पैसा हम बैंक से वर्किंग कैपिटल को यूज करते हैं उतना ही पैसा का ब्याज लगता है। जो पैसा बैंक में पड़ा रहता, मेरा सीसी अकाउंट में पड़ा रहता, उसका ब्याज नहीं लगता है। ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसको हर महीने एक बार स्टेटमेंट उसको देना पड़ता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल एक कैश अमाउंट रहता है, उसको देखने के लिए बैंक को स्टेटमेंट जरूरी होता है। उसके बगैर पता, अगर आप टाइम पर स्टेटमेंट देते हैं तो वो बैंक को वो अमाउंट समझ में नहीं आता उस पीरियड में, उसके एवज में आपको पैनल इंटरेस्ट भरना पड़ता है। इसलिए आप बैंक में स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा टाइम टाइम पर। इसके बाद आप उसमें प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी भाई सबसे बड़ी बात है कि ये बिजनेस की जो चर्चा हो रही है उसमें प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेज 1 से ही हम बात कर रहे थे कि प्रोजेक्ट ऐसा चीज है, अगर उसमें प्रॉफिट नहीं है तो वो प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। और यहाँ आपको बता देते हैं कि प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज उसमें खर्चा होता है, और प्रॉफिटेबिलिटी की जो बात हो रही है उसमें किन किन चीजों में हम प्रॉफिटेबिलिटी की को देखेंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी की जहाँ तक बात है उसमें कौन कौन माने कौन कौन चीजों में हमें क्या क्या खर्चा होता है, जैसे रॉ मटेरियल में खर्चा होगा, पावर फ्यूल में खर्चा होगा, आपको लेबर वेज में खर्चा होगा, इंश्योरेंस में खर्चा होगा, आपका डिप्रिसिएशन हो सकता है, टूट फूट अगर रिपेयर मेंटेनेंस है उसमें भी खर्चा होगा। उसके साथ साथ आपको सेलिंग करने में जो एक्सपेंस हो रहा वो भी आपका कॉस्टिंग में ही जाता है। इसके बाद उन चीज़ों से अगर हम सेल अमाउंट से अगर कॉस्टिंग को घटा लेते हैं तो वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। और ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स वगैरह काटना पड़ता है। इंटरेस्ट मतलब जो टर्म लोन आप पे किए हैं और वर्किंग कैपिटल में जो इंटरेस्ट पिए हैं उसको उसमें से घटाना पड़ता है, तब नेक्स्ट नेट प्रॉफिट बनता है। और नेट प्रॉफिट में से हम उनको किस्त के रूप में भी पैसा देते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि प्रोजेक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा बननी चाहिए, ऐसा प्रोजेक्ट बने ताकि उनका जो सारे खर्चे हैं वो मेकअप कर जाए, वो पूरा हो जाए और रीपेमेंट का अमाउंट पूरा हो जाए। उसके बाद भी एंटरप्रेन्योर्स को, उद्यमी को, प्रमोटर को बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ पैसे उसमें बचना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं एक कैश फ्लो का चक्कर। आप जितना प्रोजेक्ट में बैंक से पैसा मिला है, हम बिजनेस से पैसा किसी से लिए हैं, किसी से उधारी लिए, वो टोटल कितना पैसा हमारे पास आया उसको हम कैश फ्लो में लेते हैं। यानी कि कैश फ्लो में हम दो चीज लेते हैं, वो इनकम जो है वो सोर्स ऑफ फंड और डिस्पोजिशन, दोनों चीजों का चर्चा था। किधर से वो फंड आया और वो किस तरह डिस्पोज हो गया और बैलेंस कितना बच गया, हर साल उसको हम निकालते हैं। एक साल में कितना पैसा बैलेंस में बच गया वो अगले साल जुड़ के हमारे एसेट तैयार करता है, कैपिटल एसेट बढ़ाते रहता है। इसलिए दोस्त कि ये कैश फ्लो भी जानना जरूरी है और हर साल जो आय व्यय का ब्यौरा है वो निश्चित रूप से रखना चाहिए और उस पर डिस्कस करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि कितना इनकम इस साल आया और कितना हमने खर्चा किया। आप मंथली भी बना सकते हैं, लेकिन इससे एकदम सिंपल सा फंडा बता देते हैं। एक कच्चा एक चिट्ठा रखिए तत्काल और उसमें लिखिए कि आज के डेट में कितना किधर से आया और कितना गया। वो दोनों का ब्यौरा रखेंगे तो जनरली आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैश फ्लो में टोटल ईयरली कितना पैसा मेरे पास आया और कितना डिस्पोज हो गया और जो बच गया वो सरप्लस इनकम है। और इसी का चर्चा हम हर साल जो पैसा बच जाता है उसको हम जो बैलेंस शीट में लेके चलते हैं। और बैलेंस शीट में दोस्त सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस में बैलेंस शीट का होना बहुत जरूरी है। बैलेंस शीट एक ऐसा चीज है जो आपको आईना बताते रहता है कि आप लॉस में है कि प्रॉफिट में, चूंकि इसमें लायबिलिटी और एसेट दोनों का चर्चा होता है। लायबिलिटी कहने का मतलब है कि आप कितना लोनी है, कितना देनदार है और उस देनदार के बदले
आपके पास कितना एसेट जनरेट हो गया है, चाहे वो मशीन के रूप में होगा, चाहे आपको रॉ मटेरियल के रूप में होगा, कैश के रूप में होगा, बैंक में होगा, कहीं ना कहीं तो वो पैसा है। और जो पैसा है वो एसेट के रूप में रहता है आपके पास। और आपको जो देनदारी है, यानी आप जो किसी को लिए हुए हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल वाले का उधार है, बैंक का उधार है, या और भी किसी तरह का एसेट जो है आपके पास, वो सारे लाइबिलिटी में। और एसेट और लाइबिलिटी अगर बराबर नहीं है तो समझ जाइए दोस्त कि आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और आप बैलेंस शीट को अगर समझते तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं समझते तो सीए से या जानकार लोग से यह समझ लेना जरूरी है कि बैलेंस शीट एक ऐसा चीज है जो आपके बिजनेस का नरी है, जिसको नस है, जिसको देख के हम अपना स्वास्थ्य समझ सकते हैं कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, सरप्लस है कि नहीं, उसमें मेरा बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, वो आपको बैलेंस शीट में आएगा। उसके बाद चैप्टर आती है ब्रेक इवन पॉइंट का लास्ट। ब्रेक इवन पॉइंट को शॉर्ट में और अच्छे से सिंपली समझ लीजिए। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि सारे खर्चे पूरा जिस लेवल में हो जाता है, मान लेते हैं 100 रुपया खर्चा है और मेरा बचत 100 रुपया हो रहा है पूरा, तो उसको हम बीईपी कहते हैं। यानी बीईपी एक लेवल है, उस लेवल में नो लॉस नो प्रॉफिट का एक रेशियो बनाता। अगर बीईपी से ज्यादा हम नहीं कर पाते हैं तो मेरा बिजनेस प्रॉफिट में नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस बीईपी मेंटेन करता है और थोड़ा कॉस्टिंग पे कंट्रोल करते हैं तो आपका बिजनेस प्रॉफिट में चला जाएगा। इसलिए दोस्त ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होना है तो बीईपी के लाइक, टोटल एक्सपेंसेस के लाइक आपका इनकम जनरेट करना पड़ेगा। अगर इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका बिजनेस लॉस में चल जाएगा। और एक है डेप्ट डीएसएसआर। डीएसएसआर का बारे में बता रहे हैं कि कितना पैसा आपके पास है और आप उसको चुका पा रहे हैं कि नहीं। बैंक का लोन और रेशियो, आपका चुकाने का जो रेशियो है उसको डीएसएसआर बोलते हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं कि 25 लाख रुपया आपका लोन है और आपका 1,25,000 रुपया मार्जिन मनी है, तो वो रेशियो जो है दोनों का वही डीएसएसआर होता है। और डीएसएसआर और बीईपी दोनों एक सेंसिटिव एनालिसिस है और उस एनालिसिस को एक अच्छे से फाइनेंशियल जानकारी इस चीज को अच्छे से आपको समझा पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जब तक हम प्रोजेक्ट को अच्छे से नहीं कर पाएंगे कोई बैंक आपको दोस्त लोन नहीं देगा। आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में जो चीजें शुरू से अभी लास्ट तक आपको बताई गई है, वो उन प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें और भी चीज जोड़ी जा सकती है, लेकिन प्रोजेक्ट को मैंने बहुत सारा ऐसे ही वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, हम और ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहें। आपसे चाहेंगे कि इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो उन लोगों को शेयर कीजिए जो प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, इंडस्ट्री के बारे में का। और लास्टली आपको कहना चाहते हैं कि मेरा मकसद बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, हर लोग के हाथ में रोजगार हो, यहाँ इंडस्ट्री सेट हो, बिहार में रोजगार का जो भी चीजें हो सकती है हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री में बताएंगे। इस चैनल को अगर आपको लगता है तो सब्सक्राइब करें और एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री सेट करने के बारे में हर चीज को हम लोग फ्री में आपके लिए उपलब्ध करें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो कॉमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपके सारे चीज को सामने में लाके और आपके जानकारी को अपडेट करते रहे। नमस्कार।